एटीट्यूड के इस टॉपिक के अंतर्गत पिछले वीडियो में हम लोगों ने एटीट्यूड को डिफाइन किया था और इसके कंसेप्ट को समझने की कोशिश की थी। अगर हम थोड़ा सा रिकॉल करने की कोशिश करें तो अपन देखते हैं कि जो एटीट्यूड है वो क्या है। तो ये हमने पिछली क्लास में बताया था, सेट ऑफ इमोशंस, बिलीव्स एंड बिहेवियर, set of emotions, belief and behavior toward a particular object, person, thing, event। इन सब चीजों के पीछे यानी ऑब्जेक्ट या पर्सन या कोई वस्तु या किसी घटना के पीछे जो एक बिहेवियर होता है, इमोशंस होता है, बिलीव्स होता है, उसे हम एटीट्यूड के रूप में देखते हैं। जनरली एटीट्यूड जो होता है ये एक्सपीरियंस के रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस, किसी एक्सपीरियंस से भी प्रभावित होता है या अपब्रिंगिंग या उसके जो उसका पालन पोषण हुआ है उससे भी प्रभावित हो सकता है। और अल्टीमेटली एटीट्यूड जो होता है ये व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करता है। तो इसी संदर्भ में हम लोग एटीट्यूड के टॉपिक को देख रहे हैं यहाँ पर कि प्रशासनिक अधिकारी के रूप में किस तरह के एटीट्यूड की हमें आवश्यकता होगी जब हम किसी प्रकार का कुछ प्रशासनिक कार्य करने जाएंगे या कोई पॉलिसी बनाने जाएंगे या लोगों को परसुएट करेंगे यानी उन्हें समझाने की कोशिश करेंगे, तो हमारा एटीट्यूड किस तरह का होना चाहिए। क्योंकि एटीट्यूड का फील्ड एक मनोवैज्ञानिक फील्ड है और इसका जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही व्यापक है। और यहाँ पर एक चीज और समझने की जरूरत है कि जो इमोशंस है, बिलीव्स है, बिहेवियर है, ये तीन चीज को जरूर ध्यान रखना है कि ये जो हमारे इमोशंस होते हैं, बिलीव्स होते हैं और बिहेवियर होते हैं, ये तीनों चीज जो है ये एक सेट के रूप में होते हैं और ये संदर्भित होते हैं किससे, ये रिलेटेड होते हैं कोई भी वस्तु या कोई भी व्यक्ति या कोई भी स्थान या कोई भी घटना से। और उसका इम्पैक्ट जो होता है अल्टीमेटली दिखाई तब पड़ता है जब कोई व्यक्ति व्यवहार करता है। जब व्यवहार के रूप में आप देखते हैं तो मनोवृत्ति के कई नाम हो जाते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटीट्यूड व्हिच कैन बी सीन व्हेन इट इज एक्सप्रेस्ड, यानी कई स्वरूप में दिखाई पड़ता है। जैसे हम लोग कहते हैं कि वो व्यक्ति ऑप्टिमिस्ट है यानी आशावादी है, तो बेसिकली क्या है, उसकी जो मनोवृत्ति एटीट्यूड है वो आशावादी है, वो किसी चीज के प्रति आशात्मक दृष्टिकोण से यानी पॉजिटिवली सोचता है और ये मान के चलता है कि बेहतर होने वाला है, अच्छा होने वाला है। कभी कभी कुछ लोगों के बारे में बोलते हैं पेसिमिस्ट है। पेसिमिस्ट का मतलब है कि वो जो है निराशावादी दृष्टिकोण से सोचता है और हर चीज के पीछे, हर घटना के पीछे, हर वस्तु के पीछे, हर व्यक्ति के पीछे कहीं ना कहीं ये सोचता है कि ये अच्छा नहीं है या बुरा है या नकारात्मक दृष्टिकोण। ऐसे बहुत सारे एटीट्यूडनल बिहेवियर हमको दिखाई पड़ते हैं। हम किसी के बारे में बोलते हैं वो कॉन्फिडेंट है, आत्मविश्वास से भरा हुआ है, तो उसके पीछे उस व्यक्ति का जो एटीट्यूड है और उसका जो व्यवहार है ये समझ में आता है। हम किसी के बारे में बोलते हैं वो इंटरेस्टेड है यानी इस चीज में वो उसकी रुचि है, इंटरेस्टेड है, ये भी एक एटीट्यूड है। ऐसे ही तमाम तरह के एटीट्यूड हम यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में आपको दिखाई पड़ रहा है। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के प्रति या स्थान के प्रति जेलस हो सकता है, कोई व्यक्ति कोर्टियस हो सकता है यानी किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति वो ज्यादा उसके प्रति कोर्टियस हो सकता है, उसका आदर कर सकता है। कोऑपरेटिव यानी आपस में सहयोग करने का भी। इंफीरियर, कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो अपने आप को इंफीरियर समझता हो, उसके एटीट्यूड जो है उसमें ये बेसिक नेचर आ गया हो, उसका बेसिक क्वालिटी आ गई हो। कोई व्यक्ति हमेशा खुश रहता है तो उसको बोलते हैं ये हमेशा खुश मिजाज व्यक्ति है, हैप्पी, यानी एटीट्यूड उसका है हैप्पी। कोई व्यक्ति रेस्पेक्टफुल हो सकता है, कोई ऑथोरिटेटिव हो सकता है। ऑथोरिटेटिव मतलब हुआ जो कि अधिकार दिखाने वाला, कोई भी चीज में अपना अधिकार प्रदर्शित करने वाला, तो ये भी एक एटीट्यूड होता है। कोई ऑनेस्ट हो सकता है, कोई सिंपैथेटिक हो सकता है, सहानुभूति दिखाने वाला, कोई फेथफुल हो सकता है जिसपे आप विश्वास कर सकते हैं कि ये जो बोलेगा वही करेगा। ऐसे अनेक तरह के एटीट्यूडनल बिहेवियर हमको दिखाई पड़ता है लोगों में। तो जब आप प्रशासन में काम करते हैं, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो या आप राजनीति में काम करते हैं या सामान्य प्रशासन में काम करते हैं या जिस भी या कोई व्यापार में आप काम करते हैं, तो आपको इन सारे तरह के जो एटीट्यूडनल बिहेवियर के लोग होते हैं यानी जिनकी मनोवृत्ति इस तरह से दिखाई पड़ती है, यानी ऐसे लोग हैं जिनकी मनोवृत्ति इस प्रकार की है, उनके साथ फेस करना होता है। तो जब उनके साथ आपको फेस करना होगा तो हमें यह समझना पड़ेगा कि किस तरह के एटीट्यूड के व्यक्ति के साथ
साथ हमारा बिहेवियर यानी हमारा एटीट्यूड किस तरह का होगा। तो उस एटीट्यूड को समझने के लिए जो थ्योरीज हैं या जो कॉन्सेप्ट हैं उसी को हम यहाँ पर पढ़ने और समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज जो हम यहाँ शुरू करते हैं वो ये कि फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड, यानी कि एटीट्यूड का निर्माण कैसे होता है। तो एटीट्यूड का फॉर्मेशन एक सिंपल बात है, थोड़ी सी जानकारी तो हमें पहले भी मिली गई है कि एटीट्यूड का फॉर्मेशन जो है ये कई तरीकों से होता है। जैसे आप देखिए कैसे एटीट्यूड बनेगा, तो समाजीकरण, सोशलाइजेशन, यानी समाजीकरण एक सोशल वर्ड है। इसका मतलब होता है कि उसका पालन पोषण कैसे हुआ, वह स्कूल कॉलेज में जहां पढ़ा वहां पर उसे किस तरह की बातें सिखाई गई, उसे टीचर ने, उसे शिक्षकों ने उसे क्या बताया, फिर ये जीवन पर्यंत चलता रहता है। स्कूल के बाद वो कॉलेज में गया, वहां पर उसे क्या सीखने को मिला, अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों को देखकर उसने क्या सीखा और क्या बताया गया उसे। फिर इसी तरह से जीवन पर्यंत जब वो अपने कार्यालय में, जब वो कोई नौकरी करने जाता है या कोई परीक्षा देने जाता है, वो सारे प्रोसेस में समाजीकरण की प्रक्रिया चलती रहती है। यहां तक कि पूरे जीवन काल में, यानी कि जीवन से यानी जन्म से लेकर मृत्यु तक समाजीकरण की प्रक्रिया, सोशलाइजेशन की प्रोसेस चलती रहती है। और इस समाजीकरण की प्रक्रिया से मनुष्य निरंतर सीखता रहता है। तो मनोवृत्ति के निर्माण का एक प्रमुख घटक है समाजीकरण। दूसरा पहलू आनुवांशिक कारक, हेरिडिटरी फैक्टर। हेरिडिटरी फैक्टर का मतलब क्या हुआ कि जेनेटिकली कोई व्यक्ति किस समाज में पैदा हुआ, कहाँ जेनेटिकली उसका क्या निर्माण है, जेनेटिक्स किस तरह का है। तो जेनेटिकली तो एक बायोलॉजिकल टर्म हो गया, तो उसको तो चेंज करना मुश्किल है। जैसे एक सामान्य उदाहरण से देखें कि एक महिला है और एक पुरुष है, तो जो महिला का एटीट्यूड होगा किसी भी संदर्भ में, चाहे वो व्यापार के संदर्भ में हो या किसी स्थान के संदर्भ में हो या किसी व्यक्ति के संदर्भ में, वो थोड़ा अलग होगा। पुरुष का जो एटीट्यूड होगा उसी मामले में अलग होगा, क्योंकि यहाँ पर एक जेनेटिक इम्पैक्ट भी लोगों के ऊपर होता है और मनोवृत्ति उससे प्रभावित होती है। तो मनोवृत्ति आनुवांशिक कारकों से भी प्रभावित होती है, और जब मनोवृत्ति आनुवांशिक कारकों से प्रभावित होती है तो उसे आसानी से बदला नहीं जा सकता। तो ये भी एक इसकी कैरेक्टरिस्टिक में हम लोगों ने पढ़ा है। तो जेनेटिक्स यानी कि हमारी जो आनुवांशिक घटक हैं वो मनोवृत्ति के निर्माण में मदद करती हैं। इसके अलावा मनोवृत्ति के निर्माण में कोई वस्तु, कोई घटना, कोई व्यक्ति, ऐसी क्रियाएं या ऐसी गतिविधियां जो हमारी आवश्यकता को पूरा करती हों। अब फिर एक बड़ा फैक्टर आता है कि ऐसी घटना, ऐसी वस्तु, ऐसे व्यक्ति, ऐसी क्रियाएं जो हमारे लक्ष्य को पूरा करने में मदद करते हैं। तो हम अपनी मनोवृत्ति को उस वस्तु, उस घटना, उस व्यक्ति के अनुरूप बना लेते हैं। तो वो मनोवृत्ति हमारी उन सब चीजों के अनुकूल हो जाती है जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। कई उदाहरणों से देख सकते हैं, मान लीजिए कोई टीचर है और वो हमें बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, वो हमें जो है साइकोलॉजी पढ़ा रहे हैं या हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, वो या इस ढंग से तैयारी हमें करने में मदद कर रहे हैं जिससे कि हम अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। तो हमारा जो एटीट्यूड होगा उस टीचर के प्रति सकारात्मक हो जाएगा। ये एक फॉर्मेशन हो गया एटीट्यूड का। जब हम स्कूल में या कॉलेज में पढ़ते हैं तो किसी टीचर के प्रति हमारा जो मनोवृत्ति, हमारा जो एटीट्यूड होता है वो पॉजिटिव हो जाता है और किसी के प्रति नकारात्मक हो जाता है। फॉर्मेशन टीचर के प्रति, देश के प्रति, किसी स्थान के प्रति, व्यक्ति के प्रति, किसी घटना के प्रति, कोई इवेंट है, कोई घटना है, उन सब चीजों के प्रति हम किसी न किसी रूप से मनोवृत्ति का निर्माण कर लेते हैं जो कि हमारी आवश्यकता को पूरा करता है तो हम सकारात्मक होते हैं, और जो हमारी आवश्यकता को पूरा नहीं करता है या हमारे अगेंस्ट जाता है तो हमारा मनोवृत्ति जो है उसके जो है प्रतिकूल हो जाता है। तो इस तरह से हम कहेंगे कि मनोवृत्ति के निर्माण में जो वस्तु, व्यक्ति या घटना की जो आवश्यकता है हमारे जीवन में वो भी एक बड़ा घटक है। इसके अलावा जो सूचनाएं हैं, इंफॉर्मेशंस हैं, इंफॉर्मेशन कहां से मिलती है हमको? इंटरनेट से मिलती है। अगर हम व्हाट्सएप चला रहे तो व्हाट्सएप से मिलती है, अगर हम फेसबुक का इस्तेमाल कर रहे तो फेसबुक से मिलेगी, रेडियो में आप समाचार सुनते हैं तो उससे मिलेगा, टेलीविजन से मिलेगा, न्यूज़पेपर से मिलेगा। अब ये जो सूचनाएं हैं कहीं ना कहीं हमारे मस्तिष्क को प्रभावित कर रहे हैं, हमारे सोचने के पैटर्न पर प्रभाव डाल रहे हैं, और ये जो सोचने के पैटर्न पर प्रभाव डालते हैं तो हमारी मनोवृत्ति का
का निर्माण हो जाता है। इसके अलावा अगर जैसे हम रामायण पढ़ रहे हैं या महाभारत पढ़ रहे हैं या कोई ज्ञानवर्धक किताब पढ़ रहे हैं, गीता का अध्ययन कर रहे हैं या कोई भी ऐसी रचना जिसमें कोई मोरल्स सीखने को मिलता है या उसकी कोई अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक है, कोई भी उपन्यास पढ़ते हैं आप या कोई भी ऐसी हिस्ट्री की किताब पढ़ते हैं या ज्योग्राफी की किताब पढ़ते हैं, ये सब कहीं ना कहीं हमारे एटीट्यूड पर असर डालती हैं। कोई महान व्यक्ति के बारे में आप पढ़ते हैं, सोचते हैं, तो उनके जो आइडियोलॉजीज हैं वो भी हमारे एटीट्यूड को प्रभावित करते हैं। तो विभिन्न प्रकार की किताबें, रचनाएं, महान व्यक्तियों की जीवनी या जीवन हमारे मनोवृत्ति को प्रभावित करती है। इसीलिए बचपन में कई महान व्यक्तियों के बारे में बताया जाता है, जैसे स्वामी विवेकानंद के बारे में बताया, राजा राम मोहन राय के बारे में बताया, महात्मा गांधी के बारे में बताया और भी अनेक ऐसे व्यक्ति, डॉक्टर रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में बताया। तो ऐसे तमाम लोग जिन्होंने अपने सामाजिक जीवन में, अपने सांसारिक जीवन के दौरान उन्होंने उपलब्धि हासिल की, कोई ऐसे कार्य किए जिससे समाज जो है उन्हें प्रोत्साहित करता है या उन्हें पुरस्कृत करता है, ऐसे व्यक्तियों के बारे में इसीलिए पढ़ाया जाता है या समझाया जाता है कि व्यक्ति की मनोवृत्ति पर उनका सकारात्मक प्रभाव पड़े और व्यक्ति जो है उनसे सीख हासिल करके समाज के लिए बेहतर कुछ काम करे। इसके अलावा जैसे हम सोशलाइजेशन के बारे में आपसे बात कर रहे थे, तो यहाँ फिर जो सोशलाइजेशन के दो फैक्टर होते हैं, एक प्राइमरी और दूसरे सेकेंडरी फैक्टर। तो प्राइमरी फैक्टर में क्या होता है, जो हमारे बहुत नजदीक होता है, जैसे हमारा परिवार हो गया, हमारी फैमिली हो गई, या हमारे इर्द गिर्द के लोग, हमारे अड़ोस पड़ोस के लोग हो गए, हमारी मित्र मंडली हो गई, या जिस समूह में हम खेलते हैं यानी हमारे प्ले ग्रुप, जहाँ पर जिन साथियों के साथ हम लोग खेलते हैं, वो सब कहीं ना कहीं हमारे मनोवृत्ति पर प्रभाव डालते हैं। तो ये प्राथमिक समूह है। प्राथमिक समूह यानी प्राइमरी ग्रुप हमारी मनोवृत्ति को प्रभावित करती है, और दूसरी तरफ जो सेकेंडरी ग्रुप है, जो हमारे बहुत नजदीक तो नहीं है लेकिन हम उनसे जुड़े हुए हैं। जैसे मान लीजिए कोई संगठन में आप काम करते हैं, जहां आप नौकरी करते हैं, सर्विस करते हैं, तो सर्विस जहां करते हैं वहां पर बहुत तरह के लोग हैं, आपके उच्च अधिकारी भी हैं, आपके सबऑर्डिनेट्स भी हैं, आपके कलीग्स भी हैं। तो वहां का जो कार्य वातावरण है, वर्किंग एटमॉस्फेयर है, वो आपकी मनोवृत्ति पर प्रभाव डालेगा। इसी तरह से जो हमारी जो इर्द गिर्द का जो व्यापारिक वातावरण है, यानी कॉमर्शियल जो एटमॉस्फेयर है, जो व्यापारिक जो घटक हैं, जिनसे हम कहीं ना कहीं रोज जो है उनके साथ हमारा व्यवहार होता रहता है, उन सब चीजों से भी हमारी मनोवृत्ति का निर्माण होता है। सोशियोलॉजिकल फैक्टर्स में एक और घटक आता है, उसको बोलते हैं रेफरेंस ग्रुप यानी संदर्भ समूह। संदर्भ समूह का मतलब क्या होता है कि ऐसे समूह जिसमें हम वर्तमान में तो नहीं है लेकिन जाना चाहते हैं। मान लीजिए आज हम स्टूडेंट हैं, तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हम एक बैंक में ऑफिसर बने, या राज्य लोक सेवा में एक अधिकारी बने, या मान लीजिए अखिल भारतीय सेवा का अधिकारी बने। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम उस समूह में जाना चाहते हैं जो अखिल भारतीय सेवा के विचार या कार्य प्रणाली से संबंधित है। तो हम लोग क्या करते हैं, जब उस ऑर्गेनाइजेशन में या उस संस्था में जाना चाहते हैं, तो वो संस्था जहां हम जाना चाहते हैं वो हमारे लिए क्या बन जाता है, रेफरेंस ग्रुप यानी संदर्भ समूह बन जाता है। तो संदर्भ समूह में जाने के लिए हम क्या करते हैं, उस तरह की मनोवृत्ति का निर्माण करने लग जाते हैं, उस तरह के पैटर्न पर सोचने लग जाते हैं, उस तरह से हम अपनी बुद्धि का विकास करने लग जाते हैं और गतिविधियों में भाग लेने लग जाते हैं। अपने अनुभव भी उन्हीं सब चीजों से सीखने की कोशिश करते हैं। तो हमारा जो रेफरेंस ग्रुप होता है वो भी हमें मनोवृत्ति के निर्माण में मदद करता है। साथ ही साथ कई बार ऐसा होता है, कोई तात्कालिक अनुभव, कोई ऐसी घटना घट गई, कोई ऐसा अकस्मात कोई ऐसी परिस्थिति निर्मित हो गई, और उस अकस्मात उत्पन्न होने वाली परिस्थिति से भी हमारी एक विशेष प्रकार की मनोवृत्ति बन जाती है। आप इसे एक उदाहरण से भी समझ सकते हैं। मान लीजिए किसी भीड़ भाड़ वाले स्थान पर आप गए और वहां पर कोई दुर्घटना घट गई, तो एक मनोवृत्ति क्या बन जाएगी, भीड़ भाड़ वाले स्थान पर जाना ठीक नहीं होगा। तो हम हमेशा यही कोशिश करते रहेंगे कि ऐसी जगह पर जाना ठीक नहीं होगा क्योंकि वहां दुर्घटना घट गई थी। तो हमारी जो मनोवृत्ति है उसके अनुरूप बदल जाती है, या वैसा मस्तिष्क में उस तरह
की मनोवृत्ति एटीट्यूड का निर्माण हो जाता है। तो यहां पर हमने ये समझने की कोशिश की कि मनोवृत्ति का निर्माण किस तरह से होता है। तो मैंने कुछ बिंदु आपके सामने यहां रखे, इसे आप ध्यान रख सकते हैं। जैसे सोशलाइजेशन की प्रोसेस से मनोवृत्ति का निर्माण होता है, जो प्राइमरी ग्रुप होता है उससे मनोवृत्ति का निर्माण होता है, जो हमारा सेकेंडरी ग्रुप या रेफरेंस ग्रुप होता है उससे भी मनोवृत्ति का निर्माण होता है, जो हमारा जेनेटिक फैक्टर होता है, जो आनुवांशिक कारक होता है वो भी मनोवृत्ति के निर्माण में योगदान देते हैं, जो हमारे अनुभव हैं या किसी अकस्मात उत्पन्न हुई परिस्थिति के हमारे अनुभव हैं वो भी मनोवृत्ति के निर्माण में योगदान देते हैं, जो ज्ञानवर्धक पुस्तकें या मनोवृत्तियां हैं, ज्ञानवर्धक पुस्तकें या महान व्यक्तियों की जीवनी है वो भी हमारे मनोवृत्ति के निर्माण में योगदान देते हैं। साथ ही साथ कोई वस्तु घटना व्यक्ति या कोई भी एक्टिविटी जो हमारी आवश्यकता को पूरा करते हैं, हमें लक्ष्य को पूरा करने में, हमारे लक्ष्य को पूरा करने में मदद करते हैं, वो भी हमारी जो है मनोवृत्ति के निर्माण में योगदान देते हैं। तो मनोवृत्ति का जैसे कि मैंने बताया ये सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी हो सकता है, लेकिन मनोवृत्ति के और भी बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं और भी विभिन्न प्रकार के मनोवृत्तियों के बारे में भी हम यहाँ पर जानकारी देखेंगे जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। लेकिन विभिन्न टाइप्स पर जाने से पहले हम थोड़ा ये देखते हैं कि ये जो मनोवृत्ति है, हमारा जो एटीट्यूड है वो हमारे व्यवहार को प्रभावित करता है, और व्यवहार जो होता है ये प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ता है। यानी व्यक्ति की जो मनोवृत्ति होगी वो इम्पैक्ट किस रूप में करेगा? व्यवहार के रूप में। जब जिस तरह की मनोवृत्ति होगी और जिस तरह की उसके सामने की परिस्थिति होगी, मनोवृत्ति और परिस्थिति, मनोवृत्ति व्यक्ति, मनोवृत्ति घटना, मनोवृत्ति प्रतिक्रिया, यानी कि क्या क्या चीजें हो गई? एक पर्टिकुलर व्यक्ति को केंद्र में रखते हैं और उसके सामने अलग अलग परिस्थितियां रख देते हैं, एक घटना रख देते हैं, एक दूसरे किसी व्यक्ति को रख देते हैं, एक पूरे समूह को रख देते हैं, एक किसी वहां उसके सामने जो है एक कोई वस्तु को रख देते हैं। अब उसकी जैसी मनोवृत्ति होगी उसके अनुरूप वो उसके प्रति व्यवहार करेगा। जैसे अल्पोर्ट एक विद्वान है, खासकर साइकोलॉजी के क्षेत्र में इनका योगदान है, तो इन्होंने मनोवृत्ति के बारे में ये कहा कि मनोवृत्ति विशिष्ट वस्तुओं के प्रति विशेष रूप से व्यवहार करने की प्रवृत्ति है। मतलब क्या है? विशिष्ट वस्तुओं के प्रति, वस्तु से यहां पर मतलब है एक तो वस्तु ऑब्जेक्ट, आप विशिष्ट स्थान भी ले सकते हैं, विशिष्ट व्यक्ति भी ले सकते हैं, यानी कोई स्पेसिफिक चीज के प्रति टुवर्ड्स एनी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, टुवर्ड्स एनी स्पेसिफिक प्लेस, टुवर्ड्स एनी स्पेसिफिक पर्सन, द बिहेवियर ऑफ ए पर्सन, यानी विशेष रूप से व्यवहार करने की जो प्रवृत्ति है वो मनोवृत्ति के रूप में दिखाई पड़ती है। यानी अंदर से वो मनोवृत्ति है और जब वो प्रदर्शित हो रहा है तो व्यवहार हो गया। तो मनोवृत्ति क्या है? आगे वो बोलते हैं जो मनोवृत्ति होती है वो न केवल व्यवहार की दिशा निर्धारित करती है, यानी आप कैसा व्यवहार करोगे ये केवल डायरेक्शन ही नहीं देती, एक और चीज देती है, व्यवहार करने की शक्ति भी प्रदान करती है। यहां पर ये चीज समझने की बात आ गई कि जिस व्यक्ति की जिस तरह की मनोवृत्ति होगी, मनोवृत्ति के टाइप्स के बारे में आगे बात करेंगे, जिस तरह की मनोवृत्ति होगी तो उस मनोवृत्ति के अकॉर्डिंग उसका व्यवहार होगा, व्यवहार की दिशा यानी डायरेक्शन ऑफ बिहेवियर, लेकिन व्यवहार करने की शक्ति यानी पावर टू बिहेव ऑल्सो कम्स फ्रॉम द एटीट्यूड। तो एटीट्यूड एक गाइडिंग प्रिंसिपल हो गया, यानी समझिए कि व्यवहार जो है ये एक ट्यूबलाइट है जिसमें पीछे से काम करता है इलेक्ट्रिसिटी। आपने स्विच दबाया और बल्ब जल गया, ट्यूबलाइट जल गया, एसी चालू हो गया, पंखा चलने लगा। तो जो पंखा चलता हुआ दिख रहा है आपको, फैन जो चलता हुआ दिख रहा है वो व्यवहार है, और जो पीछे की जो इलेक्ट्रिसिटी है जो उसे घुमा रही है इलेक्ट्रिसिटी, वो उसकी मनोवृत्ति है। तो यहां पर पावर क्या है? एटीट्यूड। तो व्यक्ति का जो एटीट्यूड होता है वो पावर भी देता है
और उसको दिशा भी देता है कि आपको किस दिशा में व्यवहार करना है। तो एटीट्यूड से व्यक्ति का पूरा जीवन प्रभावित होता रहता है। अब एटीट्यूड जो होता है, कई बार ऐसा देखने में आया जो हमारे, क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एरिया है, मनोवृत्ति को समझना तो आसान नहीं है, फिर भी इसके ऊपर बहुत सी थ्योरीज दी गई हैं। और यहाँ पर तो हम 4th पेपर में, एथिक्स के इस पेपर में, यूपीएससी या एमपीपीएससी के संदर्भ में देखते हैं, तो यहाँ पर हम केवल प्रशासन में इसका उपयोग कैसे करें इस संदर्भ में एटीट्यूड को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। पूरी साइकोलॉजी तो पढ़ नहीं रहे, लेकिन उसके बावजूद भी हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि व्यक्ति का जो एटीट्यूड होता है, जो मनोवृत्ति होती है, वो देखिए ऊपर से कुछ और अंदर से कुछ और दिखाई पड़ती है। तो अल्पोर्ट ने इसी चीज को बोला कि जो रियल एटीट्यूड और एक्सप्रेस्ड एटीट्यूड में कुछ बेसिक डिफरेंस आ जाता है। रियल एटीट्यूड और एक्सप्रेस्ड एटीट्यूड, जो कि बाद में एक नई थ्योरी के रूप में सामने आएगा, आपको हम वो भी बताएंगे, जिसको बोलते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस। तो अल्पोर्ट की इस विचारधारा, जो अल्पोर्ट ने ये बात बताई कि देखिए वास्तविक जो रियल एटीट्यूड होता है, जो उसके अंदर है, लेकिन जो व्यवहार में वो प्रदर्शित कर रहा है, वो एटीट्यूड वास्तविक नहीं है। यानी व्यक्ति की मनोवृत्ति कुछ और है और व्यवहार वो कुछ और कर रहा है। ये एक नई थ्योरी बन जाती है, जिसका मैंने जिक्र किया, जिसको बोलते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस। अब जैसे इसको एक एग्जाम्पल से समझिए कि ये कैसे हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कई ऐसी परिस्थितियां बनती हैं जबकि व्यक्ति के जीवन में कुछ कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन आ जाते हैं, यानी कुछ ऐसे संघर्षपूर्ण स्थितियां पैदा हो जाती हैं। जैसे सपोज करिए एक व्यक्ति सिगरेट पीने का आदी है। अब उसे ये तो पता है कि सिगरेट पीने से कैंसर होता है या शराब पीने से लीवर खराब होता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो क्या कर रहा है, सिगरेट पी रहा है। समझ रहा है कि ये गलत है, लेकिन वो सिगरेट पी रहा है, वो शराब पी रहा है। या कोई ऐसा काम, जैसे एक दूसरे एग्जाम्पल में देखें कि मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसे एक सर्विस का ऑफर आता है। अब वो सर्विस जो है उसको अपनी स्थान से बहुत दूर 1000, 1200, 1500 किलोमीटर दूर मिलता है और वहाँ वो एक बहुत ही खूबसूरत जगह है जहाँ उसे नौकरी मिलती है। अब वहाँ पर एक कॉग्निटिव डिसोनेंस की स्थिति पैदा हो जाएगी। एक तरफ जहाँ वो ये सोचता है कि अगर मैं वहाँ जाता हूँ तो मुझे मेरे परिवार और मेरे जो सगे संबंधी हैं, जहां मैं इतने सालों से रह रहा हूं, वो जगह छोड़नी पड़ेगी। और दूसरी तरफ वो चूंकि प्रकृति का बहुत प्रेमी व्यक्ति है और उसे ऐसी जगह पर जाना भी अच्छा लगता है, तो वो ये सोच रहा है कि अगर मैं वहां नहीं जाऊंगा तो मुझे वो जगह छोड़नी पड़ जाएगी, वहां मुझे ये नौकरी नहीं मिल पाएगी। अब यहाँ पर व्यक्ति जो होता है, उसका जो व्यवहार है और उसकी जो मनोवृत्ति है, दोनों में अंतर। एक तरफ वो अपने परिवार के साथ रहना चाहता है, लेकिन दूसरी तरफ उसे मजबूरी में वहां जाना पड़ेगा जहां उसे नौकरी मिलेगी। ये जो बिहेवियर है, ये व्यक्ति की मनोवृत्ति कुछ और व्यवहार कुछ और होगा। और इसके कारण से क्या होगा कि उसके ऊपर स्ट्रेस बना रहेगा, वो तनाव में रहेगा, उसे कई बार जो है ऐसी समस्याएं उसको फेस करनी पड़ेगी जो उसको इंटरनली यानी मानसिक रूप से उसे प्रताड़ित करती रहेगी। तो ये कॉग्निटिव डिसोनेंस की स्थिति वर्तमान परिवेश में काफी उत्पन्न होती है। इसी तरह से जैसे कि मैंने बताया कि कोई व्यक्ति अगर सिगरेट पीने का आदी है, लेकिन उसे पता है कि इससे कैंसर हो सकता है, वो सोच तो रहा है कि मैं सिगरेट पीना छोड़ दूं क्योंकि इससे बहुत गंभीर बीमारी हो सकती है, लेकिन उसके बावजूद भी वो चूंकि उस चीज का आदी हो चुका है, वो चाहकर भी उसे छोड़ नहीं पा रहा है। यहां पर फिर कॉग्निटिव डिसोनेंस की परिस्थिति आ जाती है कि उसकी सोचने की जो प्रवृत्ति है, उसकी जो मनोवृत्ति है, वो कुछ और व्यवहार में वो कुछ और है। तो कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति के जीवन में उसकी मनोवृत्ति और उसके व्यवहार में अंतर आ जाता है और ये कॉग्निटिव डिसोनेंस होता है। और व्यक्ति को इस कॉग्निटिव डिसोनेंस को जितना जल्दी से जल्दी खत्म किया जाए, तनाव से उतनी जल्दी उसे मुक्ति मिल सकती है, क्योंकि उससे तनाव क्रिएट होता है, डिप्रेशन पैदा होता है, क्योंकि व्यक्ति सोच तो कुछ और रहा है और वो कुछ और रहा है, जिसके कारण वो तनाव में आ जाता है और इसका गंभीर असर उसके मेंटल हेल्थ पर पड़ता है, उसके मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। इसीलिए मनोवैज्ञानिकों का यह मानना है कि कॉग्निटिव डिसोनेंस को जल्दी से जल्दी समाप्त करने की कोशिश करनी चाहिए और इसके लिए सामाजिक
सामाजिक रूप से या आर्थिक रूप से भी मदद दी जानी चाहिए किसी भी व्यक्ति को, जिससे वो अपने कॉग्निटिव डिसोनेंस के सेक्टर से बाहर निकल सके। तो यहाँ पर हमें देखिए 2-3 बातें समझने को मौका मिल गया। पहली चीज तो ये कि हमारा जो मनोवृत्ति है उसका निर्माण किस तरह से होता है। फिर दूसरी चीज हमने ये जानने का प्रयास किया कि जो मनोवृत्ति है और उसका जो व्यवहार है वो दोनों में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे से संबंधित होते हैं। अल्पोर्ट ने इस बात के बारे में बड़ी संजीदगी से बताया कि हमारा जो मनोवृत्ति होगा वो हमारे व्यवहार की दिशा और व्यवहार करने की शक्ति भी प्रदान करता है। लेकिन होता यह है कि कई बार मनोवृत्ति जो एक्चुअल होती है वो व्यवहार में दिखाई नहीं पड़ती, और ये जो स्टेज होता है इसे कॉग्निटिव डिसोनेंस के रूप में भी प्रकट किया जाता है, जिसके बारे में हम आगे भी आपसे चर्चा करेंगे। अब यहाँ पर यह है कि मनोवृत्ति जो है ये कई तरह की होती है। एटीट्यूड हैव मेनी टाइप्स। थोड़ी सी चर्चा तो मैंने पहले ही की है कि देखिए ये जो शब्दों में आपको व्यक्त किया, ऑप्टिमिज्म, पेसिमिज्म, कॉन्फिडेंट, इंटरेस्टेड, इंडिपेंडेंट, फ्रैंक, रेस्पेक्टफुल, ऑथोरिटेटिव, ऑनेस्ट, सिंपैथेटिक, रियलिस्टिक, फेथफुल, डिसिसिव, ट्रस्टिंग, लविंग, हॉस्टाइल, रिलायबल, ये सब क्या है? ये सब मनोवृत्ति को प्रकट करने वाले छोटे छोटे शब्द हैं जो हम अपने व्यवहारिक जीवन में महसूस करते हैं, देखते हैं। कभी हम लविंग होते हैं, कभी हॉस्टाइल होते हैं, कभी रिलायबल होते हैं, कभी टॉलरेंट होते हैं, कभी हम्बल हो जाते हैं, कभी हार्ड वर्किंग हो जाते हैं, कभी हेल्पिंग हो जाते हैं। यानी हमारा एटीट्यूड के अलग अलग रूप हैं। तो अगर हम व्यवहार में देखते हैं तो ये प्रकट होता है, लेकिन थ्योरेटिकली थोड़ा हमें अलग से भी जाना पड़ेगा। जैसे देखिए मनोवृत्ति को मूल रूप से 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। एक तो होता है प्रत्यक्ष मनोवृत्ति यानी डायरेक्ट एटीट्यूड, और दूसरा होता है इनडायरेक्ट या इनर एटीट्यूड। तो ये 2 तरह के प्रकार हो गए। प्रत्यक्ष मतलब क्या हुआ? जिसे हम जानबूझकर सीखते हैं, जानबूझकर प्रयास करते हैं कि ये मेरी मनोवृत्ति बने। We are trying to form the attitude। एकदम सजग है उस तरह की मनोवृत्ति के प्रति, हम सजग हैं कि हमारी जो मनोवृत्ति है वो निरंतर खुश रहने वाला बने, कम से कम गुस्सा करने वाला बने, यानी हमें गुस्सा ना आए ज्यादा, या अगर किसी ने हमें कुछ बोला तो उसका हम बहुत तेजी से रिएक्ट ना करें, यानी कि गुस्सा को प्रकट नहीं करें। तो देखिए क्या हो रहा है, धीरे धीरे हम कोशिश कर रहे हैं, यानी कि हम सजग हैं। ये डायरेक्ट एटीट्यूड कहलाता है। और दूसरा होता है इनडायरेक्ट, अचेतन मन में। कब वो एटीट्यूड बन गया हमें पता ही नहीं चला, और प्रत्यक्ष रूप से हमारे मनोवृत्ति को कोई घटना प्रभावित कर गया और हम अब वैसी मनोवृत्ति से प्रभावित हैं। अब जब भी वो परिस्थिति आती है तो हमारा व्यवहार वैसा ही हो जाता है। जैसे मान लीजिए बचपन में कोई व्यक्ति एक बहुत ऊंचे वाले झूले पे बैठता है, कोई भी एनी पर्सन, बहुत से बच्चों ने झूला झूला होगा। अब मान लीजिए वो जब उस झूले पे बैठा तो वो झूला जो है कुछ इस कारण से, क्योंकि वो बहुत ऊंचा झूला है, आपने देखा होगा मेलों में बहुत ऊंचे ऊंचे झूले रहते हैं, बहुत ऊंचाई तक जाता है फिर नीचे आता है और ऐसी प्रोसेस चलती रहती है। अब गलती से वो झूला जो है फंस गया और वो गिरने की स्थिति आ गई, वो बच्चा बहुत डर गया। अब उसके मन में उस घटना का एक इमेज क्रिएट हो गया, और जब उसे बाद में, जब वो बड़े हो गए और बाद में उन्हें कहा गया चलिए झूला झूलते, बहुत सारे लोग झूला बड़ी खुशी से झूलते हैं, जब उसे झूला झूलने के लिए लाया गया उसने मना कर दिया, जबकि बहुत से लोग बच्चे जो है बड़े हो गए और वो झूला झूल रहे हैं, आराम से झूल रहे हैं। अब उसके मन में क्या हुआ? अब देखिए उसका एटीट्यूड उस झूला झूलने के प्रति क्या हो गया? नकारात्मक हो गया। तो वो जो मनोवृत्ति बनी जिसके कारण उसके अंदर एक भय पैदा हो गया, फियर डेवलप हो गया, और उस फियर के कारण, उस डर के कारण वो एक मनोवृत्ति का निर्माण हो गया जिससे कि अब वह वही चीज रिपीट हो रही है उसके मस्तिष्क में। तो मनोवृत्ति का निर्माण कई बार अचानक, अपने आप, किसी अचेतन घटना के कारण भी, या अचेतन मन में किसी बात के घट जाने के कारण उत्पन्न हो जाती है। तो ये भी मनोवृत्ति का एक प्रकार है। और देखते हैं मनोवृत्ति के कुछ अलग प्रकार भी, जैसे मोरल एटीट्यूड, नैतिक प्रवृत्ति। अब ये क्या होता है? ये एक ऐसी प्रवृत्ति होती है जो व्यक्ति के व्यवहार में आपको दिखाई पड़ेगा। क्या दिखाई पड़ेगा? तो वो किसी भी वस्तु या व्यक्ति के बारे में नैतिक निर्णय देना या मूल्यांकन करना, उसके अंदर एक टेंडेंसी है कि ये चीज अच्छा हो रहा है या गलत हो रहा है, ये नैतिक है, ये अनैतिक है। ये एक एटीट्यूड होता है, और ये एटीट्यूड अपने आप नहीं बनता,
ये एटीट्यूड बनने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। जिस समाज में वो रह रहे हैं उनकी वैल्यूज क्या है, जिस संस्कृति का वो पालन कर रहे हैं, जिस कल्चर में रह रहे हैं वो कौन सा कल्चर है, जिस समाज में जिस संस्कृति में रह रहे हैं या जिन लोगों के इर्द गिर्द वो रह रहे हैं, जिन लोगों के बीच वो रह रहे हैं वो कौन लोग हैं। अब देखिए ये सब चीजें क्या कर रही हैं, व्यक्ति के अंदर एक मोरल एटीट्यूड डेवलप कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है जिन चीजों को हम लोग, यानी कि मान लीजिए कोई भी व्यक्ति, हम लोग में से कोई भी व्यक्ति जो है नैतिक समझते हैं, वही चीज जब आप यूएसए में जाएंगे तो वो अनैतिक होगा। लेकिन कुछ चीजों को वो नैतिक समझते हैं, हम अनैतिक मानते हैं उसको। क्यों? क्योंकि उनका जो कल्चर है, यूएसए में रहने वाले लोगों का कल्चर, ज्योग्राफिकल एटमॉस्फेयर, वहां के लोगों के आसपास का व्यवहार, वहां का ट्रेडिशन, भारत के कल्चर, भारत का व्यवहार, भारत के लोगों के जहां लोग रहते हैं उनके ट्रेडिशन अलग होंगे। तो वो मनोवृत्ति यानी वो मूल्य जिसे अमेरिका में गलत समझा जाता है भारत में सही, और भारत में जिसे सही समझा जाता है अमेरिका में गलत। तो ये जो एटीट्यूड होता है जिसको हम मोरल एटीट्यूड कहते हैं, ये कई तरह की घटनाओं, परिस्थितियों, कल्चर्स, ज्योग्राफिकल एटमॉस्फेयर से प्रभावित होता है। इसके ऊपर एक विस्तृत अध्ययन भी हो चुका है। जैसे सोशियोलॉजी में एक थ्योरी है, बहुत विस्तृत थ्योरी है, वो मैक्स वेबर ने दिया था, उसका नाम था प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म यानी प्रोटेस्टेंट विचारधारा और पूंजीवाद का निर्माण। प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म यानी प्रोटेस्टेंट धर्म में कुछ ऐसे एथिक हैं, कुछ ऐसे मूल्य हैं, कुछ ऐसी विचारधाराएं हैं जो पूंजीवाद को बढ़ावा देती हैं। कुछ ऐसे विचारधाराएं उनके धर्म में इंगित हैं। तो बहुत सारे लोगों का जब अध्ययन किया गया जो प्रोटेस्टेंट धर्म को मानते थे, तो उनके अध्ययन से ये पता चला कि उनकी जो धार्मिक विचारधारा उनके मनोवृत्ति को प्रभावित करती है, उनकी कार्यशैली, वर्किंग स्टाइल को प्रभावित करती है। वो ज्यादा मेहनती हैं, ज्यादा मेहनत करते हैं, व्यापार व्यवसाय में रुचि लेते हैं, रिस्क उठाने की क्षमता उनमें ज्यादा है, बचत करने की क्षमता उनमें ज्यादा है। तो प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म से हमें यहां पर क्या मैसेज मिलता है? हमें यह मैसेज यहां मिल गया कि व्यक्ति का जो जीवन है, व्यक्ति की जो मनोवृत्ति है, वो उसकी धार्मिक संस्कृति से प्रभावित होती है, उसकी भौगोलिक संस्कृति से प्रभावित होती है। अब जैसे हिंदू संस्कृति, इस्लामिक संस्कृति, जैन संस्कृति, इन सब को, अब ये सब थोड़े थोड़े अंतर के साथ भारत में ही स्थित ये संस्कृतियां हैं, और उन संस्कृतियों का जो प्रभाव है वो लोगों के भोजन, पहनावा, रहन सहन, इन सब चीजों पे पड़ता है। खान पान, उनका जो व्यवहार है, उनका व्यवहार जो है वो धार्मिक होगा या हिंसात्मक होगा, किस तरह का व्यवहार होगा, वो ज्यादा हिंसा में विश्वास करेंगे या अहिंसा में विश्वास करेंगे। जैसे जैन धर्म की अपनी जो विचारधारा है वो बहुत ज्यादा अहिंसात्मक है, वहीं पर इस्लाम में जो है ये अहिंसा की विचारधारा इतनी ज्यादा प्रभावशाली नहीं है। तो उनकी जो संस्कृति है ये उनकी मनोवृत्ति को क्या कर रही है, परिवर्तित कर रही है या उस पर प्रभाव डालती है। तो ऐसे बहुत से एग्जाम्पल आपको सामाजिक तौर पर मिलेंगे जिससे आपको पता चल जाएगा कि नैतिक मनोवृत्ति भी, हमारे जो मोरल एटीट्यूड होता है वो भी हमारी जीवन शैली को, हमारे व्यवहार को प्रभावित करती है। एक और मनोवृत्ति होती है, उसको बोलते हैं राजनीतिक मनोवृत्ति यानी कि पॉलिटिकल एटीट्यूड। पॉलिटिकल एटीट्यूड भी एक मनोवृत्ति का स्वरूप है। एटीट्यूड इसमें क्या रहता है कि इसमें जो इस मनोवृत्ति का जो व्यक्ति होगा वो जो है वो राजनीति के बारे में सोचेगा, राजनीतिक उम्मीदवारों के बारे में सोचेगा, राजनीतिक जो इश्यूज होंगे, पॉलिटिकल इश्यूज होंगे उनके ऊपर डिस्कस करेगा, पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, इन सब संस्थाओं के बारे में वो अपना एक दृष्टिकोण विकसित कर लेगा और उनका व्यवहार भी उससे प्रभावित होगा। तो उसकी जो मनोवृत्ति होगी, उसका जो एटीट्यूड होगा, उसका जो व्यवहार दिखेगा तो किस तरह का, एक्सट्रोवर्सन यानी बहिर्मुखता, यानी जो राजनीतिक मनोवृत्ति का व्यक्ति होगा उसका व्यवहार कैसा होगा, बहिर्मुखी, मतलब जो भी व्यक्ति मिलेगा उससे मिलना जुलना, है ना, उससे डिस्कस करना, मिलनसार, है ना, सामाजिक घटनाओं के प्रति सजग रहना, है ना, अवेयर टुवर्ड्स द सोशल एक्टिविटीज। अब ये क्या हो गया, एक्सट्रोवर्सन।
इस तरह की प्रवृत्ति के लोग राजनीतिक मनोवृत्ति से प्रभावित रहते हैं। इसके अलावा एक और खासियत उनमें रहेगी, उनमें जो है एग्रीएबलनेस मतलब हो गया, जहां पर भी समाज में कोई घटना घटी वहां पर पहुंचने की कोशिश करेंगे, जाने की कोशिश करेंगे, जिससे लोग उन्हें जान सके। तो एग्रीएबलनेस कहते हैं इसको, है ना, एग्रीएबलनेस इस तरह की। इतना ही नहीं, वो थोड़ा सा अपने आप को नियंत्रित रखने की कोशिश भी करेंगे, क्योंकि जब उन्हें बहुत से लोगों के साथ इंटरेक्शन करने का मौका मिलता है तो कई बार उन्हें आलोचना का भी सामना करना पड़ता है। तो अपने आप को वो थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि हम नियंत्रित रखें। इसको बोलते हैं कंसाइंटियसनेस, एग्रीएबलनेस, एक्सट्रोवर्सन, इमोशनल स्टेबिलिटी, यानी अपने इमोशंस पर नियंत्रण रखना। ये सब पॉलिटिकल राजनीतिक मनोवृत्ति से संबंधित होती है। और साथ ही साथ उनमें ओपननेस टू एक्सपीरियंस भी होता है, यानी जहां भी कोई चीज अनुभव मिला उसे सीखना। वो व्यक्ति धीरे धीरे राजनीति में आगे बढ़ जाता है, क्योंकि उसे उस तरह का एटीट्यूड है। उसे सामना करना पड़ रहा है नई नई परिस्थितियों का, उसे सामना करना पड़ रहा है आलोचनाओं का, उसे सामना करना पड़ रहा है विभिन्न सामाजिक घटनाओं का। तो उस अनुभव से, उस एक्सपीरियंस से वो सीख रहा है और अपने आप में उस मनोवृत्ति को वो डेवलप भी कर रहा है और व्यवहार में भी ला रहा है। तो ये भी एक मनोवृत्ति का ही एक स्वरूप है। ऐसे ही कई और भी तरह के मनोवृत्तियों के का जिक्र किया गया है जो अलग अलग नामों से जाना जाता है, लेकिन ये इसके अंतर्गत, जैसे देखिए इंडिविजुअल एंड सोशल एटीट्यूड, ये भी एक एटीट्यूड है। इंडिविजुअल एटीट्यूड मतलब जो व्यक्ति अपने आप तक सीमित रहता है, अपने आप में केंद्रित रहेगा, तो इंडिविजुअल। और ऐसा एटीट्यूड जो पूरे समाज के बारे में सोचना, उसके बारे में काम करना, ये पॉलिटिकल एटीट्यूड से थोड़ा मिलता जुलता होगा। तो सोशल एटीट्यूड, इंडिविजुअल एटीट्यूड, रेशनल एटीट्यूड, इरेशनल एटीट्यूड। रेशनल एटीट्यूड मतलब हर चीज को तार्किक रूप से सोचना, तार्किक रूप से रेशनली समझना, रेशनली काम करना, तो रेशनल एटीट्यूड हो गया। और इरेशनल मतलब केवल भावनाओं के आधार पर, फीलिंग्स के आधार पर, है ना, जो मन में विचार आ रहे हैं उसमें कोई तार्किकता तो नहीं है, लेकिन उसके आधार पर मनोवृत्ति को प्रकाशित करना या व्यवहार में लाना। ऐसे अलग अलग तरह के मनोवृत्तियां हमारे सामने यहाँ पर दिखाई पड़ती हैं। अब सवाल ये आता है कि हम लोगों ने ये सब देख लिया कि भाई मनोवृत्ति किस तरह से निर्मित होती हैं, मनोवृत्ति और व्यवहार का किस तरह का संबंध है, मनोवृत्ति के टाइप्स क्या क्या हैं। अब सवाल होता है कि फंक्शंस ऑफ एटीट्यूड क्या है, आखिर मनोवृत्ति का कार्य क्या है, क्यों, Why we are studying attitude? तो बहुत सारे कार्य हैं इसके। जब इन पे कार्यों पर नजर डालेंगे तो इसकी व्यवहारिक उपयोगिता आपको समझ में आएगी। जैसे देखिए मनोवृत्ति का एक काम है जिसको हम लोग थियोरिटिकली बोलते हैं उपयोगितावादी, यानी यूटिलिटेरियन और द इंस्ट्रूमेंटल फंक्शन। यूटिलिटेरियन मतलब उपयोगितावादी, यानी कि कोई ऐसा एटीट्यूड जो हमारे लिए उपयोगी है, तो यूटिलिटेरियन हो गया, उपयोगितावादी हो गया। यानी ऐसी मनोवृत्ति जो हमारे जीवन के लिए उपयोगी है तो हम उसे अपनी मनोवृत्ति बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमें पता है कि अगर हम हमारी कक्षा में प्रथम आएंगे, फर्स्ट आएंगे, तो हमें पुरस्कृत किया जाएगा, हमें हमारा पीठ थपथपाया जाएगा, हमें जो है सम्मानित किया जाएगा, ठीक। या अगर हम कोई ऐसी किताब लिखते हैं, बहुत अच्छी किताब लिखते हैं, या बहुत अच्छा लोगों को कोई चीज बताते हैं, तो लोग हमें अप्रिशिएट करेंगे। तो हम क्या करते हैं, उस तरह की मनोवृत्ति अपने अंदर डेवलप करने लगते हैं। यानी जो चीज हमारे लिए उपयोगी है, यूजफुल है, यूटिलाइज करने लायक है, तो हम उसके प्रति सकारात्मक हो जाते हैं, पॉजिटिव हो जाते हैं। इस तरह की जो मनोवृत्ति होती है उसे कहते हैं उपयोगितावादी या यूटिलिटेरियन एटीट्यूड। तो यूटिलिटेरियन मतलब क्या हो गया कि ऐसी मनोवृत्ति का निर्माण जो किसी उपयोगिता के कारण जनरेट हो जाती है, तो उपयोगितावादी। दूसरा होता है नॉलेज फंक्शन। नॉलेज फंक्शन का मतलब क्या हुआ कि प्रत्येक व्यक्ति जो होता है वो प्रत्येक व्यक्ति को अर्थपूर्ण, स्पष्ट और सार्थक ज्ञान की आवश्यकता होती। बहुत से लोग होते हैं जिनको चाहिए नॉलेज, अच्छे से अच्छा नॉलेज चाहिए, ऐसा नॉलेज चाहिए जिसको उपयोग कर सके, जिससे उनका जीवन बेहतर हो सके। तो जब कोई भी चीज उन्हें उपयोगी मालूम पड़ती है कि ये मेरे ज्ञान की चीज है, ये मेरे लिए उपयोगी है, तो वो क्या करते हैं, उस चीज के प्रति, उस ज्ञान के प्रति, उस किताब के प्रति,
उस अध्ययन के प्रति सकारात्मक हो जाते हैं और इस तरह से भी मनोवृत्ति का निर्माण हो जाता है। इसको बोलते हैं, एक अलग फंक्शन हो गया, इसको बोलते हैं नॉलेज फंक्शन, यानी कि ज्ञान कार्य। पहले उपयोगितावादी यानी ऐसी मनोवृत्ति जो उपयोगिता के कारण हुआ, जिससे आपका ज्ञान आपका बढ़ रहा है, तो वो हो गया ज्ञान यानी नॉलेज फंक्शन। फिर एक मनोवृत्ति होती है, उसको बोलते हैं ईगो डिफेंसिव फंक्शन, ईगो डिफेंसिव। अब फिर एक नई चीज आ गई है, मतलब किसी चिंता, निराशा, द्वंद्व, इससे रक्षा करने के लिए हम अपनी एक मनोवृत्ति का निर्माण कर लेते हैं, एटीट्यूड बना लेते हैं। जिस चीज से मुझे चिंता होगी तो हम क्या करेंगे, उससे बचने की कोशिश करेंगे। जिस चीज से मुझे निराशा होगी तो उससे हम बचने की कोशिश करेंगे। जिस चीज से मुझे मालूम है इससे द्वंद्व होगा, झगड़ा पैदा होगा, डिस्प्यूट होगा, तनाव होगा, उससे हम बचने की कोशिश करेंगे। तो इससे बचने के लिए हम क्या कर लेते हैं, या तो अपनी मनोवृत्ति को बदल लेते हैं या फिर एक ऐसी मनोवृत्ति का निर्माण करते हैं जिससे हम बच सकें, इनसे बच सकें। जैसे मालूम कोई स्टूडेंट है और उन्हें पता है कि मैंने परीक्षा दिया, यूपीएससी का प्री दिया या एमपीपीएससी का प्री दिया, परंतु मैंने इतने ही क्वेश्चन सही किए हैं। अब ये जानकारी उसे है। अब जब वो घर में जाता है, उसे पूछा जाता है कि क्या आपका परीक्षा कैसा रहा, आपने कितने सही किए। अब उसे पता है कि अगर हम ये बोलेंगे कि मेरा एग्जाम बहुत खराब हो गया, मैं इस एग्जाम में पास नहीं हो सकता, तो वो क्या होगा, उसे घर में डांट मिलेगी, ऐसा वो उसके मन में लगता है। जरूरी नहीं कि ऐसा हो। तो वो व्यक्ति उससे बचने के लिए, उस निराशा या उस तनाव से बचने के लिए एक मनोवृत्ति का निर्माण कर लेता है। अब उस तनाव और निराशा से वो एक विशेष प्रकार की जो मनोवृत्ति का निर्माण कर लेता है, उसे ही कहते हैं ईगो डिफेंसिव फंक्शन, उसे कहते हैं अहंग रक्षात्मक कार्य। ऐसे कई उदाहरण देखे जा सकते हैं। अगर मुझे मालूम है कि कोई बात कहने से हमें हमारे मित्र से विवाद हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा, जिससे हमारे बहुत लंबे समय से दोस्ती है, तो हम क्या करेंगे, भले ही वो बात सही भी है तो भी उस द्वंद्व से बचने के लिए, उस झगड़े से बचने के लिए हम एक विशेष प्रकार की अपनी मनोवृत्ति बना लेंगे, एक अपना एटीट्यूड बना लेंगे कि इस तरह की बात मुझे हमारे इस मित्र से नहीं करनी है। अब वो भी एक एटीट्यूड के फॉर्मेशन का आधार बन गया। तो इस तरह से जब हम अपने तनाव को से बचने के लिए, निराशा से बचने के लिए, चिंता से बचने के लिए जब हम एटीट्यूड बना लेते हैं, तो उसे ईगो डिफेंसिव फंक्शन ऑफ एटीट्यूड कहते हैं। ये सब एटीट्यूड के उपयोग हैं जो हम अपने जीवन में कर रहे हैं। जिसे आप प्रशासन में अगर जाते तो वहां भी आपको करना पड़ेगा, ईगो डिफेंसिंग फंक्शन का यूज करना पड़ेगा, नॉलेज फंक्शन का यूज करना पड़ेगा, यूटिलिटेरियन फंक्शन का यूज करना पड़ेगा, और एक और चीज होती है उसको बोलते हैं वैल्यू एक्सप्रेसिव फंक्शन। वैल्यू एक्सप्रेसिव फंक्शन, मूल्य अभिव्यंजक कार्य, मूल्य अभिव्यंजक कार्य। मूल्य अभिव्यंजक कार्य का मतलब क्या हुआ कि व्यक्ति अपने व्यक्तिगत मूल्य के अनुरूप, यानी जैसी उसकी वैल्यू है उस वैल्यू के अनुरूप मनोवृत्ति का निर्माण कर लेते हैं। यानी जैसी उनकी वैल्यू, यानी जैसा उनका मूल्य, अंदर से जैसा वो सोचते हैं उसके अनुरूप ही वो मनोवृत्ति बना लेते हैं। अब इन सब चीजों का उपयोग बहुत सारी जगहों पे आजकल होने लगा है। जब कोई विज्ञापन बनाया जाता है तो इसका उपयोग किया जाता है कि लोगों का मूल्य क्या है, उनकी मनोवृत्ति क्या है, क्योंकि मूल्य और मनोवृत्ति ये दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो मूल्य के अनुरूप मनोवृत्ति, वैल्यू अकॉर्डिंग टू एटीट्यूड, है ना, या वैल्यू अफेक्ट्स एटीट्यूड और एटीट्यूड आल्सो अफेक्ट वैल्यू। तो दोनों चीजों को मिला करके जब कोई विज्ञापन बनाएंगे तो पता चला उसके पारिवारिक मूल्यों की कुछ चीजें डाल देंगे, उसमें जो है भगवान से संबंधित, ईश्वर से संबंधित जो है कोई ऐसा मैटर डाल देंगे जिससे लोगों का मूल्य जो है उससे प्रभावित हो और लोगों की मनोवृत्ति उसके प्रति सकारात्मक हो जाए। क्या काम किया हमने, विज्ञापन में, वस्तुओं में। आप कोई सामान खरीदने जाते, कोई वस्तु खरीदने जाते और आपको ऐसा महसूस होता है कि अरे ये तो मेरे घर के लिए सबसे अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि इसमें गणेश जी का फोटो बना हुआ है। अब आपको, आपकी जो मनोवृत्ति है वो एक विशेष प्रकार के मूल्य या संस्कृति से प्रभावित है। तो जो वस्तु विक्रेता है या जो निर्माता है, आपकी उस मनोवृत्ति का उपयोग किया, उन्होंने उस समझ का उपयोग किया, उस एटीट्यूड का उपयोग किया और उसी तरह की वस्तु बना ली। तो आजकल विज्ञापनों में
वस्तुओं के निर्माण में, किसी पॉलिसी के फॉर्मेशन में, इन सब चीजों का उपयोग होने लगा है। तो ये कहलाता है वैल्यू एक्सप्रेसिव फंक्शन, यानी कि मूल्य के आधार पर मनोवृत्ति का निर्माण। सोशल आइडेंटिटी फंक्शन, अगर मान लीजिए आप कोई ऐसा काम करते हैं या कोई ऐसी मनोवृत्ति दिखाते हैं, प्रदर्शित करते हैं, जिससे कि आपको एक सामाजिक पहचान मिलती है, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, तो उस तरह के काम भी आप करने के लिए अपनी एक मनोवृत्ति बना लेंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि उस तरह के एक्शन या उस तरह के कार्य या उस तरह की मनोवृत्ति से हमारी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। तो इस तरह से हमारे पास मनोवृत्ति यानी फंक्शंस ऑफ एटीट्यूड देखेंगे तो शॉर्ट में देखिए क्या क्या चीजें आ जाती है। यूटिलिटेरियन यानी उपयोगितावादी, दूसरा ज्ञान यानी नॉलेज फंक्शन एटीट्यूड, तीसरा ईगो डिफेंसिव फंक्शन ऑफ एटीट्यूड, चौथा वैल्यू एक्सप्रेसिव फंक्शन ऑफ एटीट्यूड, वैल्यू एक्सप्रेसिव फंक्शन ऑफ एटीट्यूड, और पांचवा सोशल आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ एटीट्यूड। तो यहां पर आपको खासकर तीन बड़े पहलू आपको समझने को मिल गया। पहला, एटीट्यूड का निर्माण कैसे हुआ, दूसरा, एटीट्यूड जो है वो व्यवहार को कैसे प्रभावित करता है, और कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी के बारे में आपको एक संक्षिप्त जानकारी मिल गई। इसके बाद आपको ये भी चीज बता दी गई कि देखिए एटीट्यूड एक ही तरह के नहीं होते हैं, ये कई तरह के एटीट्यूड होते हैं, जिसको भी हमने आपको कैरेक्टरिस्टिक के साथ बताया। अगर हम इसको रिपीट कर देते हैं तो देखिए एक डायरेक्ट एटीट्यूड आप समझ गए होंगे, इनडायरेक्ट एटीट्यूड इसको भी समझ गए होंगे, पॉलिटिकल एटीट्यूड इसको भी समझ गए होंगे, मोरल एटीट्यूड इसे भी समझ गए होंगे, और इसी तरह से और भी कई नाम आ जाते हैं जो सिर्फ शब्दों का इसमें उपयोग है, जैसे इंडिविजुअल एंड सोशल एटीट्यूड, रेशनल एंड इरेशनल एटीट्यूड। तो आप एटीट्यूड के टाइप भी समझ गए, और एटीट्यूड जो फंक्शन करता है, जो जिस तरह से हमारे जीवन में ये उपयोग में आता है, उसके बारे में भी आपको यहाँ पर जानकारी मिल जाती है। अब यहाँ पर एक और बात आ जाती है कि मनोवृत्ति जो है ये क्या स्थायी रहती है या बदलती रहती है, ये भी इसका एक पहलू है। तो मनोवृत्ति देखिए बदलती भी है और स्थायी भी रहती है। कुछ ऐसे एटीट्यूड जो जेनेटिकली हमारे अंदर डेवलप हो गई, उनको बदलना मुश्किल होता है, और ऐसे एटीट्यूड जो हमने अपने जीवन के अलग अलग समय में, अलग अलग परिस्थितियों में, अलग अलग समय में विकसित किए हैं, उनमें बदलाव आ सकता है। जैसे मान लीजिए रेफरेंस ग्रुप चेंज हो गया, संदर्भ समूह बदल गया तो एटीट्यूड बदलेगा, ज्योग्राफिकल कंडीशन बदल गया तो भी एटीट्यूड बदल जाएगा, आस पड़ोस के लोग यानी जिस समाज में आप रहते हैं अगर वो बदल गया तो उसके कारण भी एटीट्यूड बदलेगा। तो एटीट्यूड में परिवर्तन होता है। ये कहना कि एटीट्यूड नहीं बदलता, ऐसा नहीं है, एटीट्यूड में परिवर्तन होता है। तो कैसे बदलता है, तो इसके ऊपर भी बहुत काम चल रहा है। वैसे इसके लिए एक अलग टॉपिक है, इसी यूनिट में आप पढ़ेंगे परसुएसिव कम्युनिकेशन। तो उस टॉपिक में परसुएसिव कम्युनिकेशन के अंतर्गत हम आपको ये बताएंगे कि कैसे एटीट्यूड बदला जाता है और लोगों को समझाया जाता है। क्योंकि प्रशासन में, राजनीति में, व्यापार व्यवसाय में, है ना, राष्ट्रीय हित में, सेना में, हर जगह ये यूज होता है परसुएसिव कम्युनिकेशन और एटीट्यूड की थ्योरी। तो यहां पर थोड़ी जानकारी आपको मिल जाती है कि देखिए एटीट्यूड जो है वो बदला जा सकता है, और इसका उपयोग हम हर जगह कर सकते हैं। प्रशासन में कर सकते हैं, व्यापार में कर सकते हैं, राजनीति में कर सकते हैं। तो क्या करते हैं बदलने के लिए लोग, देखिए जैसे आप टेलीविजन में विज्ञापन देखते होंगे, मान लीजिए एक व्यक्ति आए, वो डॉक्टर का उन्होंने वो पहना हुआ है पूरा, है ना, और वो जब बताते हैं कि आप इस टूथपेस्ट का उपयोग कीजिए क्योंकि इससे आपके दांतों की जो समस्या है वो हल हो जाएगी। अब दांतों की समस्या हल हो जाएगी, एक डॉक्टर के द्वारा बताया जा रहा है, इतने बड़े पैमाने पर वो जो है पूरे दावे के साथ बोल रहे हैं। अब क्या हो रहा है, आपके टूथपेस्ट के उपयोग करने के प्रति आपके एटीट्यूड को बदलने की कोशिश की जा रही है। यानी पहले जो आप टूथपेस्ट यूज करते थे, हो सकता है अब आपको दूसरा यूज करेंगे। ये एक सरल सा व्यापारिक उदाहरण मैंने आपको बताया। लेकिन जब कोई संदेश करता, जब कोई ऐसा संदेश यानी मैसेज देने वाला कोई ऐसा व्यक्ति हो जिस पे आप विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, और वो कोई बात कहे, तो एटीट्यूड में चेंज होना एक स्वाभाविक सी बात है।
अगर मैसेज यानी जो संदेश है वो बहुत प्रभावशाली है और आपको लगता है कि ये हमारे लिए बहुत उपयोगी है, तो आप क्या करते हैं, तो भी आपका एटीट्यूड चेंज होने लगता है। जैसे मान लीजिए अभी का दौर हम बात करें, जिस समय में हम लोग ये काम कर रहे हैं, अभी के दौर में जैसे कोरोना वायरस का जो प्रभाव है वो भारत में भी और पूरे विश्व में फैला हुआ है। अब अभी से अगर 6 महीने पहले आपको बोला जाता या किसी को भी बोला जाता कि आप बार बार हाथ धोइए, घर में सैनिटाइजर रखिए, मास्क लगा के चलिए, तो इस बात को कोई स्वीकार नहीं करता, आसानी से नहीं करता, बहुत मुश्किल होती। लेकिन अब जब लोगों ने ये देखा, ऐसी परिस्थितियां निर्मित हो गई, तो क्या होने लगा, उससे ये होने लगा कि लोग मास्क लगाने लगे, लोग जो है वो सैनिटाइजर लगा यूज करने लगे, हर जगह टेम्परेचर मेजर होने लगा, जहां जहां पर जाते हैं ऑफिसेज में, शोरूम में आप देखेंगे टेम्परेचर मेजर होता है, मास्क चेक होने लगे, सरकार ने फाइन लगा दी, अगर आप मास्क नहीं पहनेंगे तो फाइन किया जाएगा। तो लोगों को बार बार हिदायत दी गई कि बार बार हाथ धोइए और लोग उसे फॉलो भी कर रहे हैं। तो ये जो एटीट्यूडनल चेंज आया, ये जो मनोवृत्ति में जो परिवर्तन आया, ये परिवर्तन किससे, परिस्थितियों से प्रभावित होकर आया। ये सिचुएशन जो है ये भी मनोवृत्ति को बदलाव लाता है। जैसे मैंने पहले ही कहा, अगर रेफरेंस रूप बदल रहा है, अगर आपका रेफरेंस ग्रुप बदल रहा है यानी कि संदर्भ समूह बदल रहा है। अब जैसे उदाहरण के लिए देखते हैं, आपने पढ़ाई की अपने कॉलेज में, जो एक सामान्य कॉलेज था, मान लीजिए आपने दिल्ली के किसी कॉलेज में पढ़ाई की, या भोपाल, या मान लीजिए जबलपुर, या पटना के किसी कॉलेज में पढ़ाई की। अब आपने एक एग्जाम दिया, उस एग्जाम के थ्रू मान लीजिए आपका एडमिशन जो है वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में हो रहा है। अब IIM में जब आप जाएंगे तो क्या आपका वही एटीट्यूड रहेगा जो आप उन कॉलेजेस में इस्तेमाल करते थे? थोड़ा आपका एटीट्यूड जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के अंदर काम करते हुए, पढ़ाई करते हुए, प्रशिक्षण प्राप्त करते हुए आप में बदलाव हो जाएगा। यही चीज प्रशासन में जाने के लिए जो 2 साल की, 2.5 साल की, या जो भी 3 साल की ट्रेनिंग होती है, अलग अलग सेवाओं के लिए अलग अलग समय की ट्रेनिंग होती है। सामान्यतः जो हमारी अखिल भारतीय सेवाएं हैं उनमें 2 साल के आसपास, 2 सवा 2 साल की ट्रेनिंग होती है। अब वो 2 से सवा 2 साल के बीच जब आपको ट्रेनिंग दी जाएगी तो आपके एटीट्यूड में चेंज तो आएगा ना। आपकी जो मनोवृत्ति होगी, जो स्टूडेंट लाइफ में थी या किसी अन्य सेवाओं में रहते हुए आपकी थी, उसमें थोड़ा बदलाव आएगा। तो एटीट्यूडनल चेंज तो होता है। तो जब संदर्भ समूह बदलता है, जब मैसेज की प्रकृति होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है, जो संवाददाता है, जो मैसेज देने वाला व्यक्ति है वो बहुत विश्वासी, ईमानदार और विश्वसनीय होता है। सांस्कृतिक कारण और कल्चरल चेंज हो रहा है, एक संस्कृति से आप दूसरी संस्कृति में जा रहे हैं। अगर आप भारत में रह रहे हैं और अमेरिका में, न्यूयॉर्क में जाके आप रहने लग जाते हैं, तो स्वाभाविक है 10-20 सालों में आपकी जो मनोवृत्ति होगी, एटीट्यूड होगा, समझने सोचने का तरीका होगा, व्यवहार होगा, उसमें बदलाव आएगा। अगर मान लीजिए कोई साउथ दक्षिण भारतीय कोई व्यक्ति है और वो मध्य प्रदेश में आकर रहने लग जाता है, तो वहां पर उस जो भोजन या जिस तरह की चीजें वो खाया करते थे या जिस तरह का पहनावा वो वहां पर इस्तेमाल करते थे, जब वो मध्य प्रदेश में किसी जगह पर रहेंगे तो थोड़ा बदलाव आएगा। तो संस्कृति से भी परिवर्तन आता है। सूचनाएं, जो इंफॉर्मेशन आपको मिलती है या जो कम्युनिकेशन आप तक पहुंचता है, उससे भी बदलाव आता है। और परसुएशन, जिसके बारे में मैंने बताया, अनुनयन हिंदी में कहते हैं, परसुएशन भी व्यक्ति के मनोवृत्ति में परिवर्तन लाता है। अब इसके ऊपर भी कई थ्योरीज डेवलप हो गई। जैसे एक थ्योरी जिसका नाम है फंक्शनल थ्योरी, कार्यात्मक सिद्धांत। सिंपल है, आप आज जब इतनी सारी चीजें आप पढ़ चुके हो, समझ चुके, तो आप आसानी से समझ जाएंगे, इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फंक्शनल थ्योरी का मतलब क्या हुआ कि कार्यात्मक सिद्धांत, ये बदलाव क्यों आया कि कोई आपके उद्देश्य की पूर्ति हो रही है, एक पर्टिकुलर पर्पस आपको मिल रहा है, तो आप अपने मनोवृत्ति में उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए क्या करेंगे, बदलाव लाएंगे। इसको बोलते हैं फंक्शनल थ्योरी ऑफ एटीट्यूडनल चेंज। क्योंकि आपको मालूम है कि वो काम करने से, उस तरह की मनोवृत्ति का पालन करने से हमारा पर्पस पूरा हो रहा है, तो आप अपने एटीट्यूड में उसी तरह का बदलाव लाएंगे, उस तरह की आप जो है व्यवहार करेंगे लोगों से, एटीट्यूडनल चेंज हो गया। आपको मालूम है कि भाई मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूं, अगर मैं अपने बॉस के ऊपर गुस्सा दिखाऊंगा, भाई भले ही मेरी एटीट्यूड ये है कि मैं बहुत गुस्से वाला हूं, लेकिन अगर गुस्सा दिखाऊंगा तो बॉस मुझे नौकरी से निकाल देगा। तो हम क्या करेंगे, अपने एटीट्यूड में उस नौकरी को बचाने के लिए चेंज लाएंगे।
और जिसके कारण क्या हो जाएगा, हमारा जो एटीट्यूडनल चेंज जो है वो दिखाई पड़ेगा और हम कूल दिमाग से वहां पर काम कर सकेंगे। तो ये चेंजेस जो है वक्त के साथ आते हैं, इसको बोलते हैं फंक्शनल थ्योरी। फिर एक होता है कॉग्निटिव थ्योरी। कॉग्निटिव थ्योरी या इसे कॉग्निटिव ने कॉन्ग्रुइटी थ्योरी बोलते हैं। कॉन्ग्रुइटी यानी सामंजस्य सिद्धांत। सामंजस्य यानी दो लोगों के विचार या मनोवृत्ति अलग अलग हैं, है ना, अलग अलग हैं। जैसे एक ग्राहक है तो वो कोई सामान खरीदने जाएगा, उसका एटीट्यूड रहेगा कि भाई मुझे ये सामान कम में मिले, और जो शॉपकीपर है, दुकानदार है, वो सोचेगा कि भाई ये सामान मैं थोड़ा ज्यादा में बेचूं। अब देखिए दोनों की जो मनोवृत्ति है उस वस्तु के प्रति अलग अलग है। वो ये कहेगा कि ये बहुत वस्तु कीमती है और बहुत अच्छा है, आप खरीदिए। जो खरीदार है, खरीदने वाला ग्राहक है ना, कस्टमर, वो कहेगा भाई ये सामान के लिए हम इतना ही पैसा दे सकते हैं, लीजिए। अब यहां पर क्या होगा, कंग्रुइटी, सामंजस्य, दोनों के बीच एक सामंजस्य होगा। उन्होंने बोला इतनी कीमत, बोला भाई इतना ही दे सकते हैं। अब दोनों के हित इसमें जुड़े हुए हैं। बेचने वाला का हित ये है कि उससे थोड़ा प्रॉफिट मिलेगा और खरीदने वालों को यह है कि मेरी जरूरत का ये सामान है, मुझे मिल जाएगा। दोनों ही अपनी मनोवृत्ति में उस वस्तु को एक बेचने के लिए और एक खरीदने के लिए बदलाव लाते हैं। दिस इज कॉल्ड द कॉन्ग्रुइटी थ्योरी, कॉन्ग्रुइटी थ्योरी ऑफ द एटीट्यूड। तो सामंजस्य सिद्धांत हिंदी में कहते हैं। फिर एक सिद्धांत और होता है जिसको बोलते हैं संतुलन समप्रत्यय सिद्धांत, यानी बैलेंस कंसेप्चुअल थ्योरी। बैलेंस करना, संतुलन पैदा करना। संतुलन की प्रॉब्लम कहां आती है, ये तीन लोग हैं, देयर आर 3 पर्सन्स। अब एक 3 व्यक्ति, आप उदाहरण मान लीजिए पी एक व्यक्ति है, पर्सन, दूसरा एक व्यक्ति है जिसका नाम है ओ, वो भी एक व्यक्ति है, तो पी ओ मतलब अदर पर्सन, पी पर्सन, ओ अदर पर्सन। और एक परिस्थिति है जिसको आप मान लीजिए एक्स एक सिचुएशन है, एक घटना है या कोई वस्तु है, ठीक। अब देखिए इन तीनों में, इन दोनों व्यक्ति का उस परिस्थिति या उस स्थान या उस सिचुएशन को लेकर के क्या है, असंतुलन है, इम्बैलेंस है। दोनों के बीच कोई समतुल्यता नहीं है। पी की सोच अलग है और ओ की सोच अलग है, एक्स, लेकिन वस्तु एक ही है, एक्स। अब उस एक्स के संदर्भ में क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बन गया, उसको बोलते हैं पी ओ एक्स। तो व्यक्ति क्या करेगा, पी ओ एक्स थ्योरी के मुताबिक व्यक्ति जो पर्सन है वो ओ के अकॉर्डिंग अपने थॉट में चेंज लाने की कोशिश करेगा एक्स के लिए। इसी तरह ओ क्या करेगा, अपने थॉट में पी के अकॉर्डिंग चेंज लाने की कोशिश करेगा एक्स के लिए। तो उस परिस्थिति के संदर्भ में दोनों ही अपने अपने थॉट में चेंज लाते हैं और एक संतुलन बन जाता है। तो इसे कहते हैं संतुलन समप्रत्यय सिद्धांत या पीओएक्स थ्योरी। फिर जो मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि एक और थ्योरी है जिसको कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी। तो बेसिक इंफॉर्मेशन तो मैंने आपको दे ही दी है। कॉग्निटिव डिसोनेंस का मतलब क्या होता है कि मनोवृत्ति में जो है, एटीट्यूड में कभी कभी क्या होता है कि एक इस तरह से परिस्थिति निर्मित हो जाती है कि मनोवृत्ति कुछ और है और व्यवहार कुछ और हो रहा है। यानी व्यक्ति सोचता कुछ और है और वो व्यवहार करने जाता है तो उसे कुछ और व्यवहार करना पड़ता है। तो वो जो एक डिसोनेंस क्रिएट हो गया है उसको चेंज करना, उस डिसोनेंस को खत्म करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इस कॉग्निटिव डिसोनेंस के कारण तनाव की परिस्थिति निर्मित होती है, विवाद की स्थिति निर्मित होती है, झगड़े शुरू हो जाते हैं, व्यक्ति डिप्रेस हो जाता है। तो जितना जल्दी ये जो डिसोनेंस है इसको खत्म किया जाए इसमें प्रयास किया जाता है। तो कॉग्निटिव डिसोनेंस भी अपने आप में मनोवृत्ति में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होता है। तो कई बार जैसे कोई सिगरेट पीने वाला व्यक्ति है या कोई शराब पीने वाला व्यक्ति है या कोई भी आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, अब उसे अपराध की जो सोच है, आपराधिक जो सोच है उससे बाहर लाना है। अब उसे लाने के लिए क्या करते हैं, कोई ऐसे जगह पे ले जाते हैं, उसे अपराध की प्रवृत्ति से बाहर, उसे कुछ ट्रेनिंग देते हैं, सिखाते हैं, या जेल में भी आजकल बहुत सारे इस तरह से सोशल वर्क या काम चलते रहते हैं जिससे कि उन व्यक्तियों की आपराधिक प्रवृत्ति को दूर किया जाए। ये कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी का ही हिस्सा है। या कोई मान लीजिए ड्रग का शिकार कोई व्यक्ति है, वो ड्रग का एडिक्ट हो गया, उसे भी ऐसी जगहों पर ले जाते हैं, उन्हें कुछ समय तक रखते हैं और फिर उन्हें उससे बाहर लाने की कोशिश करते हैं। ये सब इसलिए क्योंकि वो व्यक्ति को पता तो है कि ये चीज सही नहीं है,
लेकिन फिर भी वो उसका आदी हो चुका है और इसके कारण से उसकी मनोवृत्ति और व्यवहार में एक गंभीर अंतर आ गया, जिसका प्रभाव उसके जीवन पर होने लग जाता है और अगर ये नकारात्मक हुआ तो जीवन को नष्ट भी कर सकता है। इसीलिए कॉग्निटिव डिसोनेंस को जो है कॉग्निटिव डिसोनेंस को दूर करने के लिए आजकल प्रयास किए जाते हैं। कई बार ये देखने को मिलता है कि मनोवृत्ति में परिवर्तन करना चाहते लेकिन कर नहीं पाते। ये घटना कई बार आती है कि यार चेंज नहीं हो सकता है इंसान, ऐसा बोलते हैं कई बार। तो इसके पीछे कुछ कारण होते होंगे। तो क्या कारण? तो देखिए, अगर किसी व्यक्ति को ये आभास हो जाए कि उसकी मनोवृत्ति को बदलने की जानबूझकर कोशिश की जा रही, तो वो स्ट्रिक्ट हो जाएगा। मैं क्यों बदलूं, मेरा एटीट्यूड गलत है, मैं क्यों चेंज करूं, मैं ही सही हूं, इस तरह का एक एटीट्यूड होता है। तो व्यक्ति को अगर बदलना भी है तो धीरे धीरे स्लोली उसके ऊपर अलग अलग परिस्थितियों से ही उसे बदला जा सकता है। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति को पहले से ही बता दिया जाए कि तुम्हारी मनोवृत्ति को बदलने की कोशिश की जा रही है, तो क्या हो जाएगा, अपनी मनोवृत्ति के पक्ष में, अपने एटीट्यूड के पक्ष में बातों को तैयार कर लेगा और फिर वो मनोवृत्ति को बदलने की कोशिश ही नहीं करेगा या बदलने ही नहीं देगा। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति मालूम है कि बहुत ज्यादा दबाव डाला जाए उसके ऊपर, बहुत ज्यादा प्रेशर डाला जाए, बहुत ज्यादा दबाव प्रेशर डाला जाए, तो वो क्या करते हैं, बहुत अधिक दबाव या पक्षपातपूर्ण अगर उसे लगता है कि बहुत ज्यादा दबाव पड़ रहा है, बहुत ज्यादा पक्षपातपूर्ण निर्णय हो रहा है, तो भी वो अपना एटीट्यूड जो है नहीं बदलते हैं। ये भी एक कॉन्सेप्ट है जिसको हमें समझने की जरूरत है। तो जब आप प्रशासन में जाएंगे, जब आप इन परीक्षाओं को पास करके आगे बढ़ेंगे, तो आप ट्रेनिंग के दौरान भी बहुत कुछ सीखेंगे एटीट्यूड के बारे में, और जब आप व्यवहार में काम करेंगे तो वहां भी आपको सीखने को मिलेगा। कैसे? कि देखिए, जब एटीट्यूड मतलब आपको एक एडमिनिस्ट्रेटिव एटीट्यूड रखना पड़ेगा। एडमिनिस्ट्रेटिव एटीट्यूड का मतलब क्या है कि आपको व्यवहारिक रहना पड़ेगा। यू शुड बी मोर प्रैक्टिकल, आपको व्यवहारिक रहना पड़ेगा। व्यवहारिक रहने का मतलब क्या हुआ कि जब आप कोई नीति को क्रियान्वित कर रहे हो, प्रशासन में तो नीतियों को क्रियान्वित करना होता है, जब आप नीति को क्रियान्वित कर रहे हो तो आप जनता की जो एक सोच है, जो उनकी परिस्थिति है, जो उनका कल्चर है, उसको समझ के आप नीति को या योजनाओं को क्रियान्वित करेंगे। तो आपकी जो कार्य करने की शैली होगी वो प्रशासनिक तरीके से सफल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने अपनी मनोवृत्ति को, एटीट्यूड को प्रशासनिक और व्यवहारिक बना रखा है। आप अगर चाहेंगे, अब किसी ग्रामीण क्षेत्र में जाएंगे और कोई भी नई कोई पॉलिसी है और लोगों पर अगर आप जबरदस्ती थोपने की कोशिश करेंगे तो लोग क्या करते हैं, रिएक्ट करेंगे, आप उसे लागू नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप लोगों से बातचीत करेंगे, वहाँ के जो लीडरशिप है, वहाँ के जो नेता हैं, वहाँ के जो कुछ समझदार लोग हैं, उनसे आप चर्चा करेंगे, फिर धीरे धीरे उसे इंप्लीमेंट करेंगे। तो पता चला ये जो आपका एटीट्यूड है, लोगों के साथ कम्युनिकेट करके, उन्हें समझा करके और फिर किसी पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने की, ये आपकी सफल हो जाएगी और आप सक्सेसफुल एडमिनिस्ट्रेटर बन जाएंगे। तो इसीलिए जहां एक तरफ खुद के एटीट्यूड को भी आपको डेवलप करना पड़ेगा, ऐसा एटीट्यूड बनाना पड़ेगा जो कि प्रशासन के अनुरूप हो, जिसमें धैर्य रखना, पैसेंस रखना एक एटीट्यूडिनल क्वालिटी होती है, जिसमें लोगों के साथ जो आप व्यवहार करते हैं तो उसके दौरान आपको क्या चीज बोलना चाहिए, आप क्या चीज कहेंगे उनको, जिससे उनके मस्तिष्क पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। आपको हर परिस्थिति, चाहे कठिन परिस्थिति हो या जैसे भी परिस्थिति हो, कितनी भी बड़ी समस्या, आपको सकारात्मक पॉजिटिव रहना पड़ेगा, क्योंकि प्रशासन में बहुत सारे ऐसी परिस्थितियां होती हैं जो बहुत जटिल होती हैं। तो इन सब परिस्थितियों के बीच आपको एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में अपने एटीट्यूड, अपनी मनोवृत्ति को भी ध्यान में रखना है, और जिन लोगों के साथ आप डील कर रहे हैं, यानी जो आपके सबऑर्डिनेट हैं, उनका एटीट्यूड क्या है, किस तरह की उनकी सोच है, वो उनको किसी बात को कहने से वो कैसे रिएक्ट करेंगे, इस बात का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। खासकर इसकी ज्यादा जरूरत पुलिस प्रशासन में भी होती है। जैसे मान लीजिए किसी अपराधी से आप बात करें, क्रिमिनल है, अब उसकी जांच कर रहे हैं आप, तो उसे क्या चीज कहेंगे, उसकी मनोवृत्ति किसी पर्टिकुलर चीज के प्रति, किसी घटना के प्रति, किसी वस्तु के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति किस तरह की है, अगर आपने उसको एंटीसिपेट कर लिया, अंदाजा लगा लिया, तो आप अपराधी को पकड़ सकते हैं,
पता लगा सकते हैं कि ये वास्तविक अपराधी है कि नहीं। तो ऐसे तमाम जगहों पर मैंने जैसे आपको एक व्यापार का उदाहरण बताया कि भाई अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है एडवर्टीज विज्ञापन करते हैं, अब विज्ञापन के दौरान आजकल इस तरह के एटीट्यूड का बहुत यूज कर रहा है कि कौन सा ऐसा विज्ञापन दिया जाए जो लोगों के मूल्य, उनकी संस्कृति को प्रभावित करे और लोग जो है हमारी वस्तु को खरीद सकें। तो इन सब चीजों का उपयोग प्रशासन में, व्यापार में, राजनीति में, चुनाव के दौरान भी इसका उपयोग होता है कि जनता की सोच क्या है, ओवरऑल पूरे ग्रुप यानी समूह की मनोवृत्ति क्या है, व्यक्ति की मनोवृत्ति क्या है, किस राजनीतिक दल को ज्यादा समर्थन करते हैं, उनकी सोच। अब इसे अंदाजा लगाना पड़ेगा क्योंकि मनोवृत्ति बाहर से तो आप देख नहीं सकते जब तक व्यवहार नहीं होगा। तो मनोवृत्ति को समझने के लिए हमें राजनीतिक रूप से जो है ये आदत डालनी पड़ेगी कि आखिर वो जो व्यक्ति है जो ये बात कह रहा है उसकी एक्चुअल एटीट्यूड क्या है, मनोवृत्ति क्या है। आप मनोवृत्ति को अंदाजा लगाएंगे तो वो वोट किसको देंगे ये पता चल जाएगा। तो एटीट्यूड को के बारे में जानना, प्रशासन में काम करते हुए इसका उपयोग करना, राजनीति में काम करते हुए इसका उपयोग करना, व्यावसायिक संस्थाओं में अगर आप प्रबंधक के रूप में काम कर रहे हैं वहां भी इसका उपयोग होगा। हर जगह जो एटीट्यूडनल जो बिहेवियर होता है, एटीट्यूड जो होता है, ये हर जगह आपके काम आने वाली चीज है। इसे एटीट्यूड से रिलेटेड एक और मॉडल बाद में डेवलप हुआ, उसको बोलते हैं मोड। मोड मतलब होता है motivation or opportunity as determinant of the attitude behavior relation। इसका मतलब क्या हुआ, मोड, MODE, मोड का मतलब हो गया मोड, MODE। इसको फुल फॉर्म अगर देखेंगे आप तो इसका मतलब होता है, M मतलब होता है मोटिवेशन, मतलब लोगों को अभिप्रेरित करना। दूसरा क्या हुआ, ओ मतलब होता है अपॉर्चुनिटी यानी अवसर, यानी मोटिवेशन, अपॉर्चुनिटी। डी का मतलब होता है डिटरमिनेंट्स मतलब पता लगाने वाला, डिटरमिनेंट्स ऑफ द एटीट्यूड, डिटरमिनेंट्स ऑफ द एटीट्यूड बिहेवियर रिलेशन। डिटरमिनेंट मतलब डीई से पूरा डिटरमिनेंट हो गया है ना। तो मोटिवेशन, अपॉर्चुनिटी, डिटरमिनेंट मतलब जो निर्धारित करता है किसको, एटीट्यूड बिहेवियर रिलेशन। यानी किसी भी व्यक्ति को जब मोटिवेट करेंगे, उसे अपॉर्चुनिटी देंगे तो उसका एटीट्यूड और उसका व्यवहार जो है वो प्रभावित होगा। तो मोड थ्योरी का भी उपयोग प्रशासन में होता है कि भाई आपके जो सबऑर्डिनेट हैं उनको आप कैसे मोटिवेट करें, उनको आगे बढ़ाना है तो उनको कैसे अपॉर्चुनिटी दें। इन सब चीजों का उपयोग करके आप प्रशासन में एक सफल अधिकारी बन सकते हैं। और इस तरह से मनोवृत्ति का जो टॉपिक, एटीट्यूड का जो टॉपिक, जो कि हमारे यूपीएससी और एमपीपीएससी के सिलेबस का हिस्सा है, जहां एक तरफ आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से उपयोगी है, वहीं दूसरी तरफ आपको अपनी व्यावहारिक जिंदगी में भी सफल होने में आपकी मदद करेगी। धन्यवाद।